यूपीएससी एक भूल भुलैया हो चली है। हम यहाँ अच्छे विद्यार्थी बनने नहीं आए। युवा का मतलब होता है असीम संभावनाओं का दौर। आपको समय और श्रम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। हमारे बच्चे लिखने से भागते हैं। फ्रेंड को लिखो, गर्लफ्रेंड को लिखो, कहीं तो लिखो। 21 प्रश्नों के जवाब लिखो, 22वां प्रश्न आप उत्तम तरीके से लिखोगे। कुछ भी असंभव नहीं है। रोलिंग। ओके, नमस्कार यूपीएससी के सारे एस्पिरेंट्स, यूपीएससी वाला चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं। भारत के बेस्ट टीचर्स यहाँ पे हैं, जिन्होंने हजारों लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ाया है और ना जाने कितने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस प्रोड्यूस किए हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे सवाल रहते हैं, जिन सवालों को उन्होंने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा, हमें मेल किया। हमारे सर्वे में कुछ ऐसे टॉप के क्वेश्चंस थे जो उभर के आए, जिनको हमारे ये टीचर्स यहाँ पे आज आंसर करेंगे। पैनल में मौजूद सभी शिक्षकों का यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे बच्चों की तरफ से आया है वो ये है, वो आदर्श सर से है कि यूपीएससी के साथ साथ क्या पीसीएस की तैयारी की जा सकती है। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जानना चाहते हैं, क्योंकि यूपीएससी का वो एक अपना पीछे एक बैकअप बनाना चाहते हैं। तो ये पूछ रहे हैं क्या साथ साथ पीसीएस की तैयारी भी हो सकती है, या पीसीएस का सिलेबस पूरा अलग है यूपीएससी से। यस, थैंक यू अलग, बहुत अच्छा सवाल है और बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन रहता है इस बात को लेकर। लेकिन यूपीएससी के साथ बिल्कुल पीसीएस की तैयारी की जा सकती है, क्योंकि यूपीएससी ने जो सिलेबस डिजाइन किया उसके बाद उसी को कॉपी करके ज्यादातर स्टेट्स ने सिलेबस को डिजाइन किया है। इसलिए यूपीएससी का सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव है, सबसे ज्यादा व्यापक है, और सारे स्टेट्स के सिलेबस फिर यूपीएससी के पैटर्न पर ही डिजाइन किए गए हैं। इसलिए अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं तो स्टेट पीसीएस की तैयारी के कुछ हिस्से अपने आप तैयार हो जाते हैं। जैसे अगर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछना है, प्रेसिडेंट से पूछना है, तो प्रेसिडेंट से क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछेगा और पीसीएस में भी पूछेगा। बस अंतर कहाँ आता है? अंतर आता है क्वेश्चन के लेवल में। यूपीएससी में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें कंसेप्चुअल डेप्थ अच्छी चाहिए होती है, और जब स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें कंसेप्चुअल डेप्थ की उतनी आवश्यकता नहीं होती और कुछ फैक्ट भी पूछे जाते हैं। लेकिन जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको तैयारी तो दोनों चीजों की करनी है। आपको कंसेप्चुअल डेप्थ भी समझनी है और आपको फैक्ट भी याद करने हैं। तो अगर आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टेट की तैयारी अपने आप होती है। कुछ बातें और ऐड हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए यूपी पीसीएस है तो उसमें कुछ चीजें यूपी की स्पेशल आ जाएंगी, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर राजस्थान स्पेसिफिक होकर के पढ़ना पड़ेगा। ये केवल एक डिफरेंस होता है, ये केवल एक अंतर होता है। लेकिन जो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या पीसीएस की तैयारी इस यूपीएससी की तैयारी के साथ हो जाती है, करनी चाहिए, उसका आंसर है हाँ, बड़ा हाँ, जरूर। थैंक यू सो मच सर, काफी बड़ा डाउट आपने क्लियर किया यहाँ एस्पिरेंट्स का। दूसरा जो सवाल है वो भी काफी पॉपुलर सवाल है बच्चों के बीच, वो ये है कि जो ऑप्शनल की तैयारी होती है वो जीएस से कैसे अलग होती है, कि ये ऑप्शनल और जीएस कैसे अलग है, इनकी प्रिपरेशन कैसे अलग है। अलग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये ऑप्शनल और जीएस को लेकर के, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों के बीच ऑप्शनल को लेकर के बड़े सारे डाउट्स रहते हैं। पहला तो ये डाउट होता है कि ऑप्शनल चूज कैसे करें, फिर अगर उन्होंने चूज कर लिया तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि प्रिपरेशन कैसे करें। मेरा हम्बल सजेशन ये है यहाँ पर सभी बच्चों के लिए कि उन्हें ऑप्शनल ऐसा चूज करना चाहिए जिससे उनके प्रिपरेशन का बोझ कम हो सके, क्योंकि आपको समय और श्रम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। समय बचाना है, श्रम बचाना है और मैक्सिमम आउटपुट देना है। तो हम लोग कहते हैं ना, संसाधनों का मितव्ययी उपयोग चाहिए। तो ये समय और श्रम आपके संसाधन है, इनका मितव्ययी उपयोग तब होगा जब आप ऐसा ऑप्शनल चूज करेंगे जो जीएस में आपके लिए हेल्पफुल हो। तो जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इस तरीके के ऑप्शनल, सोशियोलॉजी है, जब आप इस तरीके के ऑप्शनल चूज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जनरल स्टडीज के पार्ट में अच्छी तरीके से आपकी मदद करते हैं। तो जब आप एग्जामिनेशन टाइम में होते हैं, अभी प्रिपरेशन के नजरिए से मत देखिए, आप इस नजरिए से देखिए कि आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं एंड आपके पास बहुत कम समय है रिवीजन का, यू हैव नो मोर टाइम फॉर रिवीजन, देन हाउ विल यू रिवाइज। तो आप रिवाइज कैसे करेंगे? आपके पास रिवीजन का प्रेशर डाइल्यूट होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। कैसे होगा? जब आप ऐसे ऑप्शनल चुनेंगे
जिसके लिए जीएस और ऑप्शनल दोनों के लिए अलग अलग प्रिपरेशन ना करना पड़े। अगर आप ऐसा ऑप्शनल चुन लेते हैं जहां आप जनरल स्टडीज अलग पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल जनरल स्टडीज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, तो फिर आपके लिए वो एक्स्ट्रा प्रेशर है। ये समस्या आती है। मैं बच्चों को ये सजेस्ट करता हूं कि जब आप नया ऑप्शनल चुन ही रहे हैं तो थोड़ा सा रेशनली सोचिए, तार्किक तरीके से सोचिए। ये इमोशनल इंटेलिजेंस के आधार पर सक्सेस देने वाला एग्जाम है, भावनाओं के आधार पर निर्णय लेकर सफलता देने वाला एग्जाम नहीं है। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग कीजिए, रेशनली सोचिए, तार्किक आधार पर डिसाइड कीजिए कि जो आपके प्रेशर को डाइल्यूट करता है, जो आपकी मेहनत को डाइल्यूट करता है, जो आपके समय को बचाता है, ऐसे ऑप्शनल को चूज कीजिए और तैयारी कीजिए। बाकी अलग अलग ऑप्शनल कैसे कैसे तैयार होते हैं वो अलग अलग ऑप्शनल का सब विषय है, और जब सब्जेक्ट अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे और उसमें कवर किया जाएगा। आपने कहा है कि ऑप्शनल की लॉन्चिंग होने वाली है, तो उसमें ऑप्शनल के टीचर उस अलग अलग ऑप्शनल के विषय में, तैयारी के विषय में अपनी रणनीतियां बताएंगे। थैंक यू सो मच सर। मेरे को खुद भी क्लियर हो गया आपके आंसर से। मेरे को ये समझ में आ गया कि ऑप्शनल चूज करते वक्त सिर्फ ये नहीं देखना है कि मेरा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, मुझे ये भी देखना है कि मुझे समय भी बचाना है, तो वो ऐसा हो कि उस जीएस के अंदर भी इंक्लूडेड हो, मेरे काम आ जाए। तो मुझे समझ में आ गया, तो एस्पिरेंट्स को डेफिनेटली समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने। और नेक्स्ट सवाल जो आया है हमारे आईएएस प्रहार बैच के बच्चे ने पूछा हुआ है। आईएएस प्रहार बैच हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है, जो बच्चे 2023 में यूपीएससी की परीक्षा हिंदी में लिखना चाहते हैं। पीडब्ल्यू ने उसका एक बैच लॉन्च किया हुआ है। 7,000 रुपये इसकी पूरी संपूर्ण कॉस्ट है पूरे बैच की, जहां हम 2023 के लिए प्री मेंस की संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं आईएएस प्रहार 2023 बैच में। तो उसी बैच में एनरोल्ड एक बच्चे ने सवाल पूछा है, और वो सवाल ये है कि आंसर राइटिंग कैसे करें। मतलब ये तो बहुत ही जेनरिक और बहुत ही कॉमन सवाल है कि आंसर राइटिंग से बहुत से एस्पिरेंट डरते हैं, स्पेशली वो जो पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। तो उनको लगता है कि यार आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो आंसर राइटिंग की सर ये जो कला है, कैसे अच्छे नंबर पाएं। राजेश सर से, रिस्पेक्टेड राजेश सर से क्वेश्चन है, तो आंसर राइटिंग के बारे में कुछ प्रकाश डालें। मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। बेसिकली विगत 10-12 वर्षों से अध्यापन कार्य कराते हुए विद्यार्थियों का एक आम सा मैंने प्रश्न सुना है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि सर आपने विषय पढ़ाया, बहुत अच्छे से समझ में आया, विषय को हमने कंठस्थ भी किया, आत्मसात भी किया, लेकिन जैसे ही पेन उठाते हैं कि हम किसी एक प्रश्न का जवाब सही तरीके से लिखें, तो कलम सर पहली लाइन में ही रुक जाती है या उठती ही नहीं है, उठाने में ही डर लगता है। ऐसा कैसे हो रहा है? इस समस्या से निजात कैसे मिले? इसका एक शब्द में जवाब है, लिखो। अब इसके पीछे गहन आशय और गहरे आशय हैं। देखो, इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, तैराकी सीखी होगी, कार चलानी, ड्राइविंग सीखी होगी, कुछ भी करना सीखा होगा, तो उसके पहले, कार चलाने के पहले आपको एक बेसिक ट्रेनिंग दे दी जाती है कि इसके ये पार्ट्स हैं, इसको इस तरीके से ऑपरेट करते हैं। लेकिन जब तक आप कार सीट पर बैठकर सेल्फ ड्राइव नहीं करते, तब तक आपको कार चलानी नहीं आती, साइकिल चलाना नहीं आता। जब तक आप गहरे जल में अपने आप को तैराकी सीखने के लिए, जाने के लिए अंदर से मजबूती के साथ डट कर नहीं ले जाते हैं, तब तक आपको तैराकी नहीं आती। अब आंसर राइटिंग करें कैसे, आपकी पेन कैसे चले, उसके पूर्व की पूर्व पीठिका पहले बता देता हूं। सबसे पहला तो आपको काम करना चाहिए कि जिस विषय को आपने कंठस्थ किया है, आपको पूरी समरी को एक बार आंख बंद करके खुद सेल्फ से बोलना है आंसर राइटिंग करने से पहले। सपोज मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, मैं उसी से एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज आपने क्लाइमेटोलॉजी का एक टॉपिक उठा लिया कि फ्रंट क्या होते हैं, वाताग्र क्या होते हैं, ये साइक्लोन सब कोई जानता है, ज्योग्राफी से नहीं, ये एक कॉमन सा है कि साइक्लोन क्या होते हैं। आप आंख बंद करिए और विचार करिए कि साइक्लोन के बारे में क्या क्या जानते हैं। साइक्लोन यह है, साइक्लोन के इतने प्रकार हैं, इसकी संरचना ऐसी होती है, इसकी मैकेनिज्म कुछ ऐसी है, क्रियाविधियां ऐसी हैं, इसके जलवायविक प्रभाव, वायुमंडलीय प्रभाव या इसके मौसमी प्रभाव कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, और इसकी वजह से आपदाएं कुछ इस प्रकार की आती हैं। तमाम पक्षों पर एक बार जब आपने विचार किया, तो विचार करने पर जब सबसे पहली बार आप आंसर लिखें, तो पूरी समरी को लिखने की कोशिश करें। आप क्वेश्चंस के लेवल पर नहीं जाएं, पूरी समरी लिखें एक बार कि हमें ऐसा 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 इस विषय के बारे में पता है। आफ्टर दैट आप यूपीएससी और पीसीएस के क्वेश्चंस उठाएं, निश्चित रूप से आपकी लेखनी क्रमबद्ध रूप से बढ़ती चली जाती है। फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो उसका एक और समाधान है। यह मत विचार करिए कि आप सही लिख रहे हैं या गलत, आप लिखना शुरू करिए।
अगर बार बार आप लिखते जाएंगे तो यकीन रखना 21 प्रश्नों के जवाब लिखो, 22वां प्रश्न आप उत्तम तरीके से लिखोगे। ध्यान रखें, उत्तर लेखन में 4 विषय बिंदुओं का बहुत ध्यान रखना होता है। शुद्धता होनी चाहिए, सटीकता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, सारगर्भिता होनी चाहिए। बट ये आता तभी है जब आप लगातार प्रैक्टिस में बने रहते हैं। तो मित्रों, फिर से मेरा जवाब है कि आंसर राइटिंग के लिए वरीड मत हो। एक बात को एकदम पंच लाइन की तरफ मस्तिष्क में बैठाओ कि आपको लिखना होगा, लिखना शुरू कर दो। कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप बेहतर आंसर लिख पाएंगे। ओके, धन्यवाद सर। सर मेरे को भी फिर से इस बार समझ में आ गया, आप लोग बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं, मेरे को भी समझ में आ गया कि सबसे मेन चीज़ तो है कि मेरे को आंसर लिखना शुरू करना होगा और धीमे धीमे 21 बार के बाद मुझे आ जाएगा। इतनी बातें मुझे समझ में आई और इसीलिए हमारे जो IAS प्रहार बैच है या IAS संकल्प बैच है, दोनों ही बैच के अंदर हर क्लास के बाद आपके पास 10 MCQ आ रहे हैं प्री के लिए और एक मॉडल आंसर भी आ रहा है, सिर्फ इसी बात के लिए कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट। सर भी जो बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना। कार चलाना सीखने के लिए ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख लोगे तो कार चलने लगेगी, बैठ के ही चलाना पड़ेगा। तो इसीलिए हर रोज हर क्लास के बाद वहाँ पे 10 MCQ भी हैं और एक मॉडल आंसर है ताकि आपकी आंसर राइटिंग भी अच्छी हो जाए। दूसरा सवाल जो आया है सर वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी जनरल सवाल है। मेरे ख्याल से ये भी वहीं से आ रहा है जो लोग पहली बार UPSC की तैयारी कर रहे हैं कि इतने बड़े सिलेबस को याद कैसे रखा जाए। मतलब UPSC का सिलेबस तो सागर जैसा है, तो इतने बड़े सिलेबस को हम मेमोराइज कैसे करें कि एग्जामिनेशन डे पे सब चीज़ें बाहर निकले। अगर सिलेबस को लिखा हुआ देखोगे ना ऊपर से नीचे पेजेस में, फॉन्ट साइज में देखोगे तो निश्चित रूप से अंदर से भय पैदा हो जाएगा, डर लगेगा, कपकपाहट आएगी। 4 पेपर मेंस के लिखने हैं, ऐसे राइटिंग करनी है। एक तरफ चैलेंज कुछ लोगों के लिए लैंग्वेज भी बना हुआ है, तो डरते रहो, उसका समाधान नहीं आना है। यहां हर एक शिक्षक आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताएगा, स्मार्ट वर्क करो मेरे दोस्तों। ये स्मार्ट वर्क क्या होता है? सबसे पहले अगर आपने सिलेबस देखा है तो इसे देखो मत, सिलेबस को पढ़ो। जब आप एक एक बिंदु, 4 प्रश्न पत्र हैं GS के, उन 4 प्रश्न पत्रों के एक एक बिंदुओं को जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको ऐसा लगेगा पेपर फर्स्ट के कई टॉपिक ऐसे हैं जो और कहीं भी किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेटेड हो रहे हैं। दूसरी बात, पेपर सेकंड जब हमें हल करना है तो उसके कई ऐसे विषय बिंदु हैं जो पेपर थर्ड एंड पेपर 4 से भी रिलेटेड हो रहे हैं, या पेपर थर्ड है उसका भी अन्य खंडों से कहीं ना कहीं रिलेशन है। तो सबसे पहले एक स्मार्ट विद्यार्थी को यह देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से विषय के खंड हैं जिन्हें हम एक बार पढ़ें और 3-4 जगह के बिंदुओं में हमारी तैयारी हो जाए। सबसे पहला काम तो यह करना होगा। दूसरा काम क्या करना है, जैसा कि माननीय आदर्श सर ने बताया कि एक ऑप्शनल जो वैकल्पिक विषय होता है उस विषय का चयन कुछ ऐसा किया जाए जिसका योगदान GS में होता है। जैसे मान लीजिए मेरा विषय ज्योग्राफी है, ऑप्शनल भी है, जो भी है। अगर आप एक विषय के रूप में ज्योग्राफी ले लेते हैं तो समझना, ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट में GS में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पेपर थर्ड में GS में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, और कुछ और ऑप्शनल के ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जो इंडियन सोसाइटी से भी रिलेटेड हैं, जियोपॉलिटिक्स से भी रिलेटेड हैं, कुछ एथिकल नॉर्म्स से भी रिलेटेड हैं, ज्योग्राफिकल बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म जैसे टॉपिक आ जाते हैं तो पॉलिटी से रिलेटेड है। तो अब जब आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो आपके यहाँ बहुत सारे खंड ऐसे हो गए जहां पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं, GS छोटा हो गया। तो सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम को ब्रीफ करना है, और ब्रीफ करने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। पूरे सिलेबस को एक बार एटलीस्ट पूरी तरीके से मेमोराइज करना होगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, समझने की कोशिश करिएगा। कोई एक टॉपिक उठाया, फिर से उदाहरण मैं ज्योग्राफी का ही दूंगा। जैसे आपने उठाया ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी के कई खंड हो जाएंगे, एक फिजिकल ज्योग्राफी हो गया। तो एक तरफ आपने वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत आपने पढ़ा कि 2 प्लेटें अभिसरित हो रही हैं तो वलित पर्वत श्रेणियों का निर्माण हो रहा है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं लास्ट। अब वलित पर्वत श्रेणियों के निर्माण में एग्जाम्पल फोल्डेड माउंटेन्स में आ रहा, रॉकी माउंटेन, एंडीज माउंटेन, तो हिमालय का भी तो एग्जाम्पल आ रहा है। जब आप इंडियन फिजियोग्राफी के अंतर्गत हिमालय की उत्पत्ति पढ़ रहे होंगे, ओरिजिन ऑफ हिमालय पढ़ रहे होंगे, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एक विद्यार्थी अगर एक बार एक टॉपिक पढ़ता है तो उसे दोबारा यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, आप ज्योग्राफी के अंतर्गत ही अगर इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ रहे हैं तो आपको 4 खंड पढ़ने होंगे, एग्रीकल्चर, रिसोर्स, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पढ़ने होंगे। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, ये 4 खंड तो आपको इकोनॉमी में भी पढ़ने हैं, यही 4 खंड ज्योग्राफी में भी पढ़ने हैं। तो ऐसा कुछ करो ना कि एक जगह पर पढ़ो, पढ़ाई दोनों जगह की हो जाए।
समझ पा रहे हो मेरी बातें कि नहीं? पर कई बच्चों के मन में आता है, सर इकोनॉमी में हमको क्या अलग करना होगा, ज्योग्राफी में क्या अलग करना होगा। एक संक्षिप्त लास्ट उदाहरण देता हूं। खेती आप करते हो ना, गेहूं की खेती करते हो, चावल या धान की खेती करते हो, तो गेहूं उत्पादन की आदर्श दशाएं क्या हो सकती हैं, बीज रोपण की अनुकूलतम स्थितियां क्या हो सकती हैं, बीज को रोपित कर बीज के उत्पादन तक की संपूर्ण क्रियाविधि आपको भूगोल पढ़ाएगा। अब आपके पास फसल पैदा हो गई, फसल घर में आ गई, अब वह क्रय विक्रय के लिए तैयार हो गई है, तो अब उस फसल का क्रय विक्रय इकोनॉमी पढ़ाएगा। एक ही बार पढ़ो ना दोस्तों, दोनों जगह की तैयारी हो जाएगी। बट ये काम आपको स्मार्टनेस के साथ पूरे सिलेबस को मेमोराइज करते हुए करना होगा। और ध्यान रखना, वो विद्यार्थी कोई और नहीं होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट, ग्रेजुएशन अभी इसी साल कंप्लीट हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट एंड टॉप 20 रैंक में आ रहे हैं। क्यों? उन्होंने स्मार्ट स्टडी किया है, उन्होंने अपने सिलेबस को इसी तरह से एक दूसरे से रिलेट किया और सिलेबस को ब्रीफ करने की कोशिश किया है। ध्यान रखें, अपने मस्तिष्क से एक मिथ निकालें कि यूपीएससी का सिलेबस बड़ा है। बड़ा उनके लिए है जिनको इस मिथ में अपने आप को डुबा लेना है, उस मिथ में डूबकर अपने आप को फना कर लेना है। मेरे दोस्तों, यूपीएससी के सिलेबस को समझिए, बहुत छोटा है, बहुत अच्छा है। लास्ट एक बात, याद कैसे रखें? याद करने की टेक्निक्स हैं। कैसी टेक्निक्स हैं? पढ़िए, लिखिए, बार बार मेमोराइज करिए और उसके ब्रीफ नोट्स बनाइए, साइनॉप्सिस फॉर्मिंग करिए, स्ट्रक्चर फॉर्मेट बनाइए। एक सब्जेक्ट मुश्किल से 10 से 20 पेज में कंप्लीट करिए, ताकि मेंस एग्जामिनेशन के समय जब डेली आपके 2-2 पेपर दिन में हो रहे होंगे तो आपको रिवीजन का पर्याप्त समय उन्हीं से मिल सके। आप कीवर्ड्स देखें और फटाफट उन कीवर्ड्स से पूरी लैंग्वेज बना लिए और पूरे सिलेबस को आप रिवाइज कर लिए। कुछ यह प्रयास करने होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि एक तो यूपीएससी का जो एस्पिरेंट होता है वो क्लास करता है, शायद कहीं ऑफलाइन कोचिंग जा रहा हो, क्या पता हमारे बैच में ही पढ़ रहा हो। जैसे हमारे बैच की बात करें तो चाहे आईएएस प्रहार हो 2023 का या आईएएस संकल्प बैच हो 2024 के बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, दोनों ही बैच के अंदर प्रतिदिन 2 क्लासेस हैं और दोनों क्लासेस 2-2 घंटे की हैं, तो 4 घंटे की तो उसकी क्लास ही हो गई हर दिन जो उसे करनी है। इस क्लास के अलावा और कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए ताकि मेरा यूपीएससी निकल जाए? तो ये क्वेश्चन रिस्पेक्टेड गौतम आनंद सर से है कि मैं 4 घंटे की क्लास भले ही पीडब्ल्यू के ऐप पे कर लूँ, इसके अलावा मुझे दिन भर में कितने घंटे पढ़ना है? क्या जब तक आंख खुली है तब तक पढ़ना है मुझे, या 8-10 घंटे की पढ़ाई में हो जाएगा? तो इस बारे में गौतम आनंद सर आप बताएं। धन्यवाद सर। यूपीएससी की तैयारी में ये बड़ा यक्ष प्रश्न है कि कितने घंटे पढ़ा जाए। अमूमन हर क्लास में बच्चों से जब भी पढ़ाते वक्त सामना होता है तो उनका ये सवाल होता है, और खास करके जिज्ञासु नए बच्चे, क्योंकि उन्हें इस एग्जाम में अभी वो एंटर किया है उन्होंने, तो उन्हें लगता है कि कितना घंटा पढ़ लिया जाए जिससे कि मैं आईएएस बन जाऊं। देखो बच्चों, पढ़ाई को घंटों में ना बांटो, पढ़ाई को आउटपुट के संदर्भ में बांट के आप देखो कि आपने जो पढ़ा है। जैसे मान लीजिए आप 8 घंटे की तैयारी करने के लिए, आप एग्जाम में 8 घंटे की तैयारी का आपने टारगेट लिया कि 8 घंटे मुझे रोज पढ़ना है, परंतु उस 8 घंटे पढ़ने के बावजूद आपने उसमें से मात्र 2 घंटे सिर्फ काम की चीजें निकाली, तो ये जो 6 घंटा है वो तो किसी काम का नहीं। तो पढ़ाई को कभी भी घंटों में बांध कर न देखें, आउटपुट में बांध कर देखें कि आपने जो 4 घंटे ही पढ़ा तो उस 4 घंटे में आपने अपना क्या बना लिया। जैसे मान लीजिए किसी चैप्टर को पढ़ा तो उसका फुटनोट्स बनाया कि नहीं, उसका सिनॉप्सिस बनाया कि नहीं, उसका जो है माइंड मैप बनाया कि नहीं, ताकि कल को आपको रिवाइज करना है। एक स्टैंडर्ड जो तैयारी का है कि क्लास के अलावा कम से कम 6 घंटे और अधिकतम 8 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। जो जॉब वाले हैं ऑब्वियसली उनके लिए और भी समस्या है, तो वो क्लास के अलावा अगर 4 घंटे भी पढ़ सकते हैं रोज तो रोज पढ़ लें। अगर सैटरडे संडे को उनको टाइम मिलता है तो वो उस दिन का यूटिलाइज कर लें और उस दिन 2-4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लें। मेरे समझ से जो अब तक मैंने देखा है कि 6 घंटे मिनिमम क्लास के अलावा आपको पढ़ना चाहिए, और सैटरडे और संडे को रिवीजन के लिए आपको थोड़ा एडिशनल जो है मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस अगर हम देखें, चारों पेपर, ऑप्शनल, निबंध, तो सिलेबस ऑलमोस्ट मानकर चले आप 12 से लेकर 15 महीने का है। ऐसी स्थिति में आप लगातार, अगर मान लीजिए आपने बहुत जज्बा जोश के साथ पढ़ना स्टार्ट किया और 10-12 घंटे आपने पढ़ाई स्टार्ट की,
लेकिन उसकी भी एक सीमा है। कुछ दिन के बाद आप जो है फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे, बोरिंग आपको लगने लगेगा, आप लगेगा कि पता नहीं इतना क्यों पढ़ रहा हूं मैं। तो ऐसा करें जिसको आप कंटिन्यू लॉन्ग रन में आप बनाए रखें, यानी आप सस्टेन कर पाए। तो आइडियल मेरे हिसाब से 6 घंटा मिनिमम और मैक्सिमम 8 घंटा, उसके बाद दिमाग की भी अपनी सीमा है। तो बच्चों 6 से 8 घंटा अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो अच्छा है। जॉब वाले 4 घंटा अगर पढ़ते हैं तो बेटर है। हाँ, सैटरडे संडे या हॉलीडेज में उनको कवर अप करना चाहिए, ये मेरे समझ से ऐसा अगर आप चले तो बेटर होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका आंसर मेरे को ही समझ में आ गया। जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने ये कहा कि ऐसा नहीं कि इस दिन आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, 14 घंटे पढ़ रहे हो। और ये मैंने कई बार काफ़ी लोग को ये चीज़ मैंने भी बताई है, बच्चों को भी और साथ के टीम मेंबर्स को भी, कि आप 7 दिन बहुत ज़्यादा काम करते हो, उसके बाद फिर आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है और एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हो आप। तो ऐसी चीज़ करो जो आप कंसिस्टेंटली मेंटेन करो। और हम लोग हमेशा बोलते हैं कंसिस्टेंसी इज़ द किंग। तो बहुत ही बैलेंस आंसर दिया सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर अगला सवाल गौतम आनंद सर आप ही से है, और बहुत ही बेसिक सवाल है ये भी, कि एक तो मैं क्लास में पढ़ाई करूँगा, उसके बाद मुझे प्रैक्टिस करने पे और रिवीजन पे कितना टाइम देना चाहिए? क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है या सिलेबस बड़ा नहीं है, तो फिर सर ने बताया ठीक है उसको समझना है, फिर भी इतनी सारी चीज़ें मुझे पढ़नी है, तो मैं रिवाइज कब कब करूँ, कैसे रिवीजन पे टाइम दूँ और कितना समय प्रैक्टिस पे दूँ? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि आपने क्लास में जो भी पढ़ा, अगर उस चीज को आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं रख पा रहे हैं, उसको अपने आंसर शीट में आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो पढ़ाई किसी बात की नहीं। इसीलिए रिवीजन इस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप टॉपिक वाइज रिवाइज कर लें, जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री स्टार्ट किया और हिस्ट्री में आपने एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत की, तो एंशिएंट जैसे ही खत्म हो जाए आप 1 दिन या 2 दिन टाइम निकालें और पूरे सिलेबस को आप रिवाइज कर लें। एक दूसरा तरीका है कि आप मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे पढ़ें और एक संडे का दिन रखें उसके बैकअप के लिए, जिस दिन आप कुछ नया ना पढ़ें। उस दिन सिर्फ और सिर्फ आपने विगत 6-7 दिनों में जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर लें, ताकि चीजें याद हो जाएगी। रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पूरे सिलेबस का आपको सिनॉप्सिस बनाना चाहिए, फुटनोट्स बनाना चाहिए। जो भी चीजें पढ़ी उसमें काम की जो बातें हैं उसको 4 पन्नों में लिखने की आपको आदत डालनी होगी। हमारे बच्चे लिखने से भागते हैं, पढ़ तो बहुत लेते हैं परंतु लिखना नहीं चाहते। और अगर आप रिवाइज करते वक्त लिखोगे तो वो चीजें और रिकॉल होती है एग्जामिनेशन हॉल में आपको। तो इस एग्जाम में रिवीजन बहुत मायने रखता है। कई बार मैंने क्लास में देखा है अच्छे खासे विद्यार्थी जिनका क्लास में परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक रहता था, लेकिन सिर्फ रिवीजन न कर पाने के कारण अंतिम मेधा सूची में वो अपना नाम दर्ज नहीं करा पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर चीज आती है उन्हें। अब आपको पेपर 1 में 3 टॉपिक पढ़ने हैं, पेपर 2 में 3 से 4 टॉपिक पढ़ने हैं, पेपर 3 में 4 टॉपिक है, एथिक्स पूरा है, निबंध है, ऑप्शनल है। तो इतने सारे वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे होगा। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं कि जितना आप पढ़ते हैं उससे ज्यादा आप लिखें और कम से कम हर 5 दिन में आप उसको रिवाइज करने के लिए कुछ ना कुछ फुटनोट्स या ये सब चीज करें। अदरवाइज पढ़ाई किसी मायने की नहीं रहेगी, किसी काम की नहीं रहेगी। यहां पर ज्ञान सेकेंडरी है एक लेवल पे जाकर, और प्रेजेंटेशन ही आपको सफलता प्रदान करेगा। क्योंकि ज्ञान की देखो अपनी सीमा नहीं है, कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो सकता है। हम यहां अच्छे विद्यार्थी बनने नहीं आए, हम यहां अच्छे स्टूडेंट बनने नहीं आए, बल्कि अच्छे एग्जामिनी बनने आए। और एक अच्छा विद्यार्थी और एक अच्छा परीक्षार्थी में बच्चों बहुत अंतर है। एक अच्छा विद्यार्थी है, उसे अपनी विषय पर बहुत पकड़ है, उसे अगर अपने विषय के बारे में कुछ भी पूछोगे तो वो बहुत गहराई तक जाकर तुम्हें बता देगा। परंतु उसे इतना नहीं पता है कि एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या और कितने मार्क्स के सवाल आएंगे, कैसे सवाल बनेंगे। तो इसलिए अगर आपको अच्छा विद्यार्थी बनना है तो आप जाएं और ग्रेजुएशन में एमए या अन्य तैयारी में लग जाएं। यूपीएससी क्लियर करना है तो आपको अच्छे स्टूडेंट न बनकर अच्छे एग्जामिनी बनने होंगे, और उस कॉन्टेक्स्ट में रिवीजन आपको हर हाल में करना ही होगा, अदरवाइज आपकी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
जो अगला सवाल है वो हमारे हिंदी माध्यम के छात्रों ने पूछा है। अमित जैन सर, आपसे मैं ये सवाल लूंगा कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट्स के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर कितना जरूरी है? अक्सर अभ्यर्थी जो हैं, जो हवा चल चली है कि यूपीएससी करंट अफेयर्स पूछ रहा है, और जो एक मिथ डेवलप हो गया है कि हिंदू पढ़ना चाहिए। एक्चुअल में यहाँ बात द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइवमेंट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस या जनसत्ता या दैनिक जागरण की नहीं। बात यहाँ यह है कि जब आप न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं तो वो कैसे पढ़ें, और न्यूज पेपर से आपको कंटेंट कैसे लेना है, और इस कंटेक्स्ट में जिस तरह यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, उस कंटेंट को आप जो है यूज कैसे करोगे। मैं हमेशा एक कहानी बोलता हूं, जो एक फेमस जो है स्टोरी है, जो रॉबर्ट वेलास ने अपने जो है स्पीच में बोला था कि दो मछलियां जा रही है और एक बड़ी मछली आती है और उन दो मछलियों को पूछती है, हे गाइस व्हाट्स अप, हाउ इज द वाटर, और चली जाती है। तो उन दो छोटी मछलियों में से एक छोटी मछली दूसरी को पूछती है, ये वाटर क्या होता है, ये पानी क्या है। सेम सिचुएशन यूपीएससी कैंडिडेट्स की है, जो इस फील्ड में आ तो गए हैं और 3 या 4 साल तक उनको यही नहीं पता है कि वास्तव में यूपीएससी है क्या। यूपीएससी एक भूल भुलैया हो चली है, और उसी कंटेक्स्ट में ये न्यूज़पेपर का डायलेमा जो है वह क्रिएट हुआ है। अब चूंकि वह हिंदी माध्यम से है और जब हिंदू पढ़ने जाता है तो उसका 5 से 6 घंटा हिंदू ट्रांसलेशन में ही चला जाता है। ना उसको वो वोकैब मिलती है, ना उसकी वो अंडरस्टैंडिंग बनती है, बट बिकॉज पॉपुलरिटी है, बिकॉज पढ़ना है, वो ये नहीं जान रहा है कि क्यों पढ़ना है, इसलिए वो हिंदू पढ़ता जा रहा है। बट वही न्यूज जो है हिंदी न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण, जनसत्ता, अगर हम बात करें तो इकोनॉमी के भी हिंदी न्यूज़पेपर आते हैं, उनमें आती है और उनसे वो मेंस का कंटेंट आता है। हाँ, डिफर जहां वह हो जाता है वह है प्रीलिम्स के स्तर पर साइंस एंड टेक की न्यूज प्लस एनवायरमेंट की न्यूज जो है वह थोड़ी डिफर कर जाती है। और इस कंटेक्स्ट में वह जो न्यूज मैगजीन दी जा रही है, चाहे प्रहार और संकल्प बैच में है, और जो यहां बैचेज हैं इनमें जो टीचर डिलीवर कर रहे हैं वहां से भी वह ले सकता है। जैसे यूपीएससी ने 2020 में और 2022 में क्वांटम पर क्वेश्चन पूछा, और क्वांटम न्यूज में था। 2020 में क्वांटम सुपरमेसी, और इस कंटेक्स्ट में जो है सिकामोर न्यूज में था। और इस साल क्वांटम पर तो नोबेल चलो दे ही दिया गया है, बट उससे पहले भी क्वांटम न्यूज में था। अब यह साइंस एंड टेक की बेसिक क्लासेस में करवाया जाता है, बट अभ्यर्थी को लगता है कि जागरण में आ ही नहीं रहा है, जबकि वो आता है, बट उसकी बिकॉज वो नजर नहीं है तो उसलिए कैच नहीं कर पाता है। तो यहां बस वही बात है, मछली वाली बात है कि मछली को पानी ही नहीं पता है। तो सेम सिचुएशन कैंडिडेट के साथ है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू पढ़ना ही जरूरी है। यस, अगर आप पढ़ सकते हो तो हिंदू नहीं, इंडियन एक्सप्रेस भी उतना ही है। तो यहाँ बात हिंदू और उसकी नहीं है, बात है आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, बस वह आना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और किस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ना है ये और डिटेल में बैचेस के अंदर आप लोग और ज़्यादा डेफिनेटली बताएंगे, जो मुझे समझ में आया। अगला सवाल जो है सर, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है अमित जैन सर, आप ही से, रिस्पेक्टेड अमित सर से, कि पढ़ते तो सभी हैं पर सिलेक्शन बहुत कम का होता है, और क्या प्री एक समस्या है जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि पढ़ाई तो सब कर रहे हैं पर सिलेक्शन कुछ गिने चुनों का ही क्यों हो रहा है। इसका बहुत डिटेल आंसर हो सकता है, पर इसके साथ जो दूसरा क्वेश्चन है फॉलो अप, वो ज़्यादा क्लियर कर रहा है, क्या कि प्री एक समस्या बन गया है? हाँ, प्री एक समस्या बन तो गया है, बट वही आंसर मछली में ही छुपा हुआ है। हम कितना भी पढ़ लें, प्रीलिम्स में, यूपीएससी में मोर देन 30 वी कांट सॉल्व द क्वेश्चन, डायरेक्टली नहीं होंगे। उसके बाद क्वेश्चन कैसे होंगे उसका आंसर यूपीएससी के नोटिफिकेशन में ही छुपा हुआ है। यूपीएससी इज नॉट डिमांडिंग द नॉलेज ऑफ एस्पिरेंट। यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है
इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। और इस एग्जाम की मेन फाइट 45 क्वेश्चन से चालू होती है और 55, और अब की डेट में कहूं जिस तरह कट ऑफ डाउन जा रही है तो इसकी फाइट 40 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन में सिमट कर रह गई है। और इस कंटेक्स्ट में जो समझ है, जो गौतम सर ने भी बोला था विद्यार्थी और परीक्षार्थी को लेकर, तो यहां मैक्सिमम कैंडिडेट विद्यार्थी बनकर पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षार्थी बनकर वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वो इस एग्जाम को समझ नहीं पा रहे हैं कि इस पीवाईक्यू का पैटर्न क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सिंपल सी, यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा है कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर, जहां उसका स्टेटमेंट था पहला, कोविशील्ड जो है वह सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है और वह mRNA वैक्सीन है। सेकेंड ऑप्शन उसका स्पुतनिक पर था और थर्ड ऑप्शन था जो है वह कोविशील्ड पे था। अब अभ्यर्थी को इतना अगर पता हो, कॉमन सेंस हो, कि जब कोविशील्ड लगाई जा रही थी तो यह भी न्यूज उठ रही थी कि कोवैक्सीन भी आपको सेकेंड डोज लगाई जा सकती है। अब उसको यह कॉमन सेंस इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जब कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाने की सरकार बात कर रही है तो टेक्नोलॉजी तो दोनों की सेम होनी चाहिए ना, अलग कहां से होगी। बट जब कैंडिडेट एग्जाम में जाता है वो डर जाता है कि मैंने तो पढ़ाई नहीं है और वो वहीं हथियार डाल देता है। हमारा अमाइगोला जो है वह फाइट और फ्लाइट सिचुएशन को है। जिस तरह हमारा ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, जहां की सिचुएशन को देखी तो हम फाइट पर उतर जाते थे या भाग जाते थे, तो प्रीलिम्स में मैक्सिमम कैंडिडेट के साथ वही हो रहा है, फाइट और फ्लाइट, और वहीं पर वह जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा, इसलिए प्रीलिम्स जो है मुश्किल हो चला है। फिर मैं अगर वो क्वेश्चन पे आऊं कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर, अगर वो थोड़ा भी अनुमान लगा लेगा तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेगा, और हम बैचेस में सीखेंगे कि वो एलिमिनेशन क्या होता है। और ये एलिमिनेशन जो एक आर्ट है, और ये आर्ट धीरे धीरे डेवलप होती है, और उसी तर्ज पर जो है आंसर राइटिंग भी है। तो इस आर्ट को डेवलप करना होगा, और तब जो है यूपीएससी का प्रीलिम्स आसान होगा। प्रीलिम्स सबसे आसान, और यूपीएससी की तैयारी में मजा आता है। और यहां जब वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है और जो थॉट डेवलप होती है, वही फिर पीसीएस और अदर एग्जाम के प्रीलिम्स में भी झलकती है। तो इस कंटेक्स्ट में प्रीलिम्स जो है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि टफ है, आसान है, बट वो आसान बनाने के लिए उसको समझना होगा कि वास्तव में प्रीलिम्स है क्या। और यही कारण है कम सिलेक्शन का और ज्यादा सिलेक्शन का कंपैरिजन वही। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके एग्जाम्पल से मेरे को खुद काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगला सवाल जो है सर वो हिंदी माध्यम के बच्चों द्वारा पूछा गया है, और काफ़ी ही एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, काफ़ी सच्ची, मतलब ऐसी दिक्कत है जो मुझे भी तक पता है, जबकि मेरा इस फील्ड से दूर दूर तक नाता ना रहा काफ़ी समय तक, पर ये बात मुझे भी पता थी हमेशा से कि जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, लोकेश सर आपसे ये सवाल है कि जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, क्या उनके लिए सीसैट सच में एक बड़ी रुकावट बन गया है, और यदि बन गया है तो इससे हम लोग कैसे निजात पाएंगे? सीसेट रुकावट तो बन गया है। इसकी दो वजह है। एक तो कुछ लोग सीसेट से डर जाते हैं और कुछ लोग सीसेट को बड़े हल्के में ले लेते हैं। तो न तो इससे डरना है, न तो इसको हल्के में लेना है। सीसेट के पिछले 5 साल के सवाल देखना है, क्वेश्चन का नेचर देखना है, क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, और फिर एक एक सेगमेंट को पूरी पढ़ाई के दौरान रोज 1 घंटे सीसेट की पढ़ाई करनी। एग्जाम के 2 महीने पहले वाली नहीं। मई में एग्जाम होता है, मैक्सिमम सीसेट फेल करने वालों पर मेरा व्यक्तिगत अध्ययन है। लोग मिलते हैं, बड़े योग्य हैं और सीसेट में फेल किए हैं, तो उनसे पूछा तो कहते हैं एग्जाम के 20 दिन पहले हमने पढ़ाई शुरू की, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का था। तो क्वालिफाइंग नेचर के कारण हल्के में नहीं लेना है और डरना भी नहीं है। तो काम यह करना है कि 1-1 घंटे रोज सीसेट पढ़ना है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन देख लेना है, क्वेश्चन का नेचर देख लेना है, सीसेट के किसी 2 सेक्शन को बहुत बढ़िया से तैयार कर लेना है। बहुत बढ़िया से तैयार कर लेंगे 2 ही सेक्शन को, तो क्वालिफाइंग अपने आप हो जाएगा। तो 2 सेक्शन पर फोकस कर देना है, शेष को नॉर्मल रखना है, रोज 1 घंटे पढ़ना है, न डरना है न हल्के में लेना है, बस। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल जो है लोकेश सर, काफ़ी आम सवाल है पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है मैं कहूँगा, और इसका जवाब तो भारत के हर बच्चे को सुनना चाहिए, वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। स्पेशली
हम लोग बात करें यूपीएससी की, तो एक हाई प्रेशर एग्ज़ाम है यूपीएससी। और यूपीएससी की तैयारी करने वाला छात्र जो होता है, कुछ बच्चे तो, कुछ एस्पिरेंट्स तो ऐसे होते हैं जो नौकरी कर रहे हैं, साथ में तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हो रहे हैं जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी। एंड यूपीएससी का एग्ज़ाम जो एस्पिरेंट्स को लगता है, भले ही आप, हम लोग इस दौर से निकल गए, आप लोग निकल गए, तो हम लोग को पता है कि यूपीएससी की तैयारी करने के बाद आप जीवन में कुछ ना कुछ जरूर करोगे, पर उनको लगता है एक मेक और ब्रेक का एग्ज़ाम है, करो या मरो का, तो बहुत ही स्ट्रेस रहता है। तो सवाल ये है कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान स्ट्रेस को हम किस तरह से मैनेज कर रखें? बड़ा नाजुक सवाल है, और सिर्फ यह यूपीएससी के एस्पिरेंट्स का ही सवाल नहीं है। मुझे लगता है मेडिकल, इंजीनियरिंग, हिंदुस्तान के हर युवा का सवाल है कि हम अपने तनाव को कैसे मैनेज करें। तैयारी के दौरान जो तनाव होता है उससे बाहर कैसे निकलें, क्योंकि तनाव असफलता का कारण बन जाता है। तो दो चीजें हैं, ये तनाव होते क्या है, क्यों हो जाते हैं, और दूसरा इनका वास्तविक समाधान क्या है। तो पहले अगर हम देखें कि ये तनाव होते क्यों हैं, तो याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी युवा को, किसी भी विद्यार्थी को तनाव तभी होता है सफलता का, जब अपना मूल काम वो ईमानदारी से नहीं, अपना मूल काम ईमानदारी से करेगा तो तनाव नहीं होगा। इसलिए पढ़ाई के दौरान जो आपके जीवन में बिखराव है, 24 घंटे का बिखराव है, हर व्यक्ति का बिखराव अलग अलग होता है, उसको समेटिए, पढ़ाई में लग जाइए, तनाव नहीं होगा। और जब तनाव के समाधान की बात करते हैं तो एक बड़ा रोचक तथ्य है, दुनिया में तनाव का समाधान पहली बार हनुमान चालीसा में दिया गया। मुझे लगता है हम लोगों में से सबको हनुमान चालीसा याद होगी, सबको याद होगी। हनुमान चालीसा में एक लाइन लिखी गई है, आपन तेज संभालो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। तुलसीदास ने लिखा है कि अपना तेज संभाल लीजिए, तीनों लोग आपके सामने हाँकते कांपते खड़े हो जाए। मतलब अपनी ऊर्जा को संभाल लीजिए, अपने बिखराव को संभाल लीजिए, अपने लक्ष्य को संभाल लीजिए। कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ प्राप्त है, और जब सब कुछ प्राप्त है तो तनाव होगा ही नहीं। और विशेष करके युवा को तो तनाव होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारी उम्र का पड़ाव है, इसमें जब हम किसी को सर युवा कहते हैं तो उसका एक मतलब है हमारे दर्शन में, युवा का मतलब होता है असीम संभावनाओं का दौर। बूढ़े का मतलब नहीं होता है, बच्चे का मतलब नहीं होता। दर्शन में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति युवा है तो असीम संभावनाओं के दौर में जी रहा है, और संभावनाएं इतनी असीम है कि मानव ईश्वर बन सकता है। बुद्ध युवा थे तो घर छोड़े भगवान बन के आ गए, राम युवा थे तो जंगल गले मर्यादा पुरुषोत्तम बन गया। आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बड़ी छोटी चीजें हैं, युवा ईश्वर बन सकता है, बस अपना तेज संभाल ले, अपना बिखराव संभाल ले, अपने लक्ष्य पर फोकस करे, अपनी असीम संभावनाओं को देख ले, हर तनाव का समाधान हो। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत सा जवाब था सर, बहुत ही खूबसूरत जवाब। अगला सवाल जो है वो सही में बच्चों के ही द्वारा है। मैं बार बार बच्चे बोल रहा था, एस्पिरेंट्स थे, पर ये बच्चों का ही सवाल है। तो ये सवाल प्रकाश सर, रिस्पेक्टेड प्रकाश सर, मैं आपसे ले रहा हूँ कि अगर हम 11वीं कक्षा में हैं या 12वीं कक्षा में हैं, हम क्लास 11th या क्लास 12th में हैं और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या स्टेप्स होने चाहिए, हमें अभी से क्या तैयारी करनी चाहिए? क्या अभी से सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? मतलब 11th-12th में जो बच्चे हैं, जो ह्यूमैनिटीज लेके बैठे हैं, या कई बच्चे साइंस लेके भी बैठे हैं, उनको लग रहा है कि यार यूपीएससी करना है, तो अभी से कैसे प्रिपरेशन शुरू कर दें यूपीएससी की, कि इंश्योर हो जाए कि मेरे 4-5 अटेम्प्ट नहीं लगेंगे? सो सर, ये क्वेश्चन आपसे। देखिए, ये सवाल बहुत एक जेन्युइन सवाल है और बहुत पुष्ट सवाल है। एक्चुअली हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं और कराते हैं, तो सारे शिक्षक या सारे जो भी सफल छात्र होते हैं, सबका एक पॉइंट होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की हम बात करें या किसी भी स्टेट की भी हम किताब की बात करें, तो वो 11th-12th लेवल का ही होता है। ठीक है। अब जो यंग बच्चा है, यंग बच्चा एक बहुत चीजों को बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर सकता है। जब वही चीज जब आफ्टर ग्रेजुएशन यहाँ पहुंचते हैं, तो उन्हीं चीजों जो पढ़ने की बात आती है, तो एक समय की हमारे पास कम समय की बड़ा एक कंस्ट्रेंट हो जाता है कि हम उसको बहुत जल्दी से निपटाना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा 11th में है या 12th में है, रादर आई कैन से कि अगर कोई इसको, जैसे मैं जो कहता हूँ अपने सारे बच्चों से जो सेलेक्टेड हुए भी हैं, जो सिलेक्शन पाते भी हैं, कि देखो ठीक है, तुम तैयारी करते रहो, बट डू वन थिंग कि तुम 9th और 10th के बच्चों को ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाओ।
और बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्टेड हुए हैं हमारे, उनसे मैंने पढ़वाया है। उससे क्या होता है कि वो उसके सिलेबस को बहुत स्लो तरीके से, बहुत एक कहते हैं एक पूरे रिदमिक, पूरे 1 साल 2 साल लगा के वो पढ़ाते नहीं है, इनफैक्ट वो पढ़ते हैं। तो ये जो अगर कोई यंग बच्चा है और वो 11th में 12th में उसको स्टार्ट करता है तो उसका माइंडसेट वहीं पे सेट हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर जब वो अपने उन्हीं किताबों को, बाहर नहीं जाना है। आप देखिए, हमने पिछले बार भी कहा था और बार बार कहते हैं कि अगर किसी बच्चे का अपने स्कूली करिकुलम पे जो अगर इसका 8th 9th 10th 11th 12th ये स्ट्रांग है, तो आप किसी भी टीचर से पूछ लीजिए, किसी सेलेक्टेड बच्चे से पूछ लीजिए, उसके लिए प्रिपरेशन केक वॉक है, बहुत सरल है। हम लोग प्रॉब्लम क्या होता है कि स्कूल तो ढंग से करते नहीं। आप जितने नॉर्थ इंडिया को देख लीजिए, आज क्यों हिंदी मीडियम मार खा रहे हैं कि आप मैं सच बताऊं, मैं बहुत सारे बच्चे जो मैं हिंदी बैचेस लेता हूं, आप देखिएगा बच्चे ढंग से लिख नहीं पाते। एक पीयर प्रेशर में आए, तैयारी कर रहे हैं और फिर स्टार्ट कर दी। अगर यही चीज 11th में 12th में स्टार्ट कर देते हैं तो वो चीजों की गंभीरता को वही समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद जब उस गंभीरता के हिसाब से तैयारी करते हैं तो उनका विषय पे पकड़, उनकी भाषा पे पकड़, एनसीईआरटी हो चाहे स्टेट की भी किताबें हो, एटलस। बहुत सारे बच्चे, मैं आपसे बताऊं, ज्योग्राफी के सर बैठे हुए हैं जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है, जो जीएस पे भी आगे तैयारी कर रहे हैं, उनको एटलस देखने नहीं आता। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश, देशांतर की रेखाएं नहीं पहचान पाते। तो ये बहुत, अगर कोई बच्चा सोच रहा है तो 11th में है तो उसको वहीं से स्टार्ट करना चाहिए, 12th में उसको वहीं से, और बाहर नहीं जाना है। कोई सिलेबस यूपीएससी का नहीं देखना है, कोई स्टेट का नहीं देखना है, उसको सिर्फ अपनी किताबें देखनी है। उसको ऑल सब्जेक्ट्स, वो 8th से स्टार्ट करे, 9th से स्टार्ट करे और पूरे ऑल सब्जेक्ट को पढ़े, वर्ड बाय वर्ड पढ़े। इससे 2 फायदा होगा। एक कि उसका जो जानकारी का स्तर होगा बहुत ऑथेंटिक होगा, वो डाइल्यूटेड नहीं होगा। अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो अपग्रेड गाइड पढ़ते हैं तो बहुत सारी किताब, वो बहुत कचड़ा इकट्ठा करने लगते हैं, बहुत फैक्ट इकट्ठा करने पड़ते हैं। वो एनसीईआरटी पे फोकस करेगा, उसी के फैक्ट को समझेगा, तो उसका जो कंटेंट का लेवल है वो बहुत अच्छा होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो लैंग्वेज यूपीएससी रिक्वायर करता है, जो चाहता है, वो एनसीईआरटी। आपको भटकना ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूं, एनसीईआरटी पे आपकी पकड़ है, 8 9 10 11 12 पे आपकी पकड़ है। भाई साहब, आपको किसी कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं। और जो सबने कहा, सर ने कहा, लिखो। आप, मैं तो बहुत बार बच्चों से कहता हूं कि चिट्ठी लिखो ना, पापा को चिट्ठी लिखो, फ्रेंड को लिखो, गर्लफ्रेंड को लिखो, कहीं तो लिखो। आज की डेट में जो हमारा जो जमाना आ गया है, चूंकि सारे हमारे जो व्हाट्सएपिंग, मैसेजिंग, तो लोग लिखना नहीं चाहते। तो जब 11 12 से आएंगे बच्चे तो वहीं से उनका ये सारा चीज सुधर जाएगा। मैं तो आई लव कि कोई बच्चा वहां से स्टार्ट कर रहा है तो मैं उसको सपोर्ट भी करता हूँ। बहुत सारे बच्चे, और वो अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट जो भी बच्चे निकालते हैं, आप देखिएगा उनका जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, स्कूली बैकग्राउंड, वो अच्छा होगा, उसके गार्जियन जागरूक होंगे। ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। जब यहाँ पे बच्चा आता है, वही बच्चा तैयारी करने के लिए घर से निकल के बाहर आता है, उसके साथ कौन होता है? चाय की दुकान, वैसे पुराने दोस्त जिनको खुद ही जानकारी नहीं है, कुछ ऐसे संस्थान में चले जाते हैं जहां की मैं क्या बोलूं। तो अगर 11 12 से स्कूल से स्टार्ट करता है तो मेरे हिसाब से एक बहुत वाइज डिसीजन है, आपको ले लेना चाहिए। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरती से आपने आंसर दिया। मेरे को भी बातें क्लियर हुई कि जो आप कह रहे हो कि ओरिजिनलिटी जो है तैयारी की, वो क्लास 8 9 10 11 12 में, और यहाँ पे आके जो आप करते हो वो एक इनऑर्गेनिक तरीका है तैयारी का, जल्दी से समेटने की कोशिश, फैक्ट तो जल्दी से रट लें, और प्रेशर भी एग्जाम का बन रहा है लगातार कि पेपर सामने आ गया है। तो बेस्ट टाइम है 11 12 से तैयारी करने का। और सबसे अच्छी बात, बाहर से कुछ नहीं करना है, अपने सिलेबस की एनसीईआरटी लेनी है। मेरे ख्याल से साइंस वालों की ह्यूमैनिटीज वाली एनसीईआरटी भी पढ़नी होगी इसके अंदर 8 9 10 से, और अपनी एनसीईआरटी पे अच्छे से फोकस करें। और चंडीगढ़ में था, मैं पंजाब की किताबें देख रहा था, बहुत अच्छी किताब है। हरियाणा की किताबें जो वहाँ के स्टेट पब्लिक है, बहुत अच्छी किताब है। इवन बिहार की किताबें मैंने देखा, बहुत अच्छी किताब है, उनको पढ़िए। कोई मतलब एनसीईआरटी तो चूंकि अब क्या है ना कि एक सेंट्रलाइज तैयारी की बात है, तो एनसीईआरटी हम लोग कहते हैं। आप अपने स्टेट की तैयारी जो किताब पढ़े स्कूल वाले, उस पर फोकस
दैट्स गुड, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर द मोस्ट ऑनेस्ट आंसर। और यहाँ हमारे पैनल में आए सभी दिग्गजों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप लोग के आज बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इसके बाद अगर आपके और भी कोई डाउट है तो IAS प्रहार 2023 बैच 7 नवंबर से शुरू हो रहा है, और 7 नवंबर का जो ओरिएंटेशन क्लास है, जो उनकी पहली क्लास है हर सब्जेक्ट की, वो सभी के लिए फ्री है। तो वहाँ इस तरह के बहुत से ज्ञान की बातें होने वाली हैं, सभी बच्चों के लिए, सभी एस्पिरेंट के लिए फ्री है, तो उसको आप डेफिनेटली अटेंड कर सकते हैं। इस तरह से संकल्प IAS संकल्प बैच जो 2024 एस्पिरेंट के, उसकी पहली क्लास 15 नवंबर को, वो भी सारे छात्रों के लिए, सारे एस्पिरेंट्स के लिए फ्री है, तो आप आके उसको भी अटेंड कर सकते हैं और इस तरह का सारा ज्ञान ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, शुक्रिया।